हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो क्लास आप अभी देखने जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग है डेली मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है, 11 बजे एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जो भी है आपका, या जीडी का प्रीवियस ईयर, एसएससी जीडी का, ठीक है, जो PYQ है, ये आपको डेली जो है 11 बजे मिलता है। ठीक है, 11 AM पर। तो इस वाली क्लास को आप अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वॉच कर रहे हैं। और आपकी जो क्लासेस यानी कि आपकी जो पढ़ाई है इस टाइम पे कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है बचा नहीं है। तो मेहनत करते रहो लगातार, क्योंकि जो भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है, यानी जो टाइम अभी आपको मिल रहे हैं उतने में आप जितना अच्छा जो है अपनी तैयारी है कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है, इसके पहले अभी तक हम लोग जो है जीडी का 3 पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि 20 तारीख का जो है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। 20 तारीख का 20/2/2024 का जो है हम यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट जो 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में हुई थी इवनिंग में, उसको आज हम डिस्कस जो है करेंगे। ठीक है, तो जीडी का एग्जामिनेशन है ये 20/2/2024 का जो है चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन आज हम देखेंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, और इससे पहले देखो, जिसको भी जो है टॉपिक वाइज पढ़ना है यानी कि चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज की जो क्लास है वो अभी तक आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलती थी, लेकिन अब उसका टाइमिंग हमने चेंज करके जो है 10 बजे कर दिया है। तो डेली 10 बजे आपको 10 AM पर आपको वहाँ पर देखो सीजीएल के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज जो है आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो जिसको भी चैप्टर वाइज पढ़ना है उस वाली क्लास को आप देख सकते हैं। तो चलो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए जो है आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर जो है दिया गया है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर जो है मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपये, 14,400 रुपये है। मूलधन कितना है ये हमें बताना है। यानी कि जो साधारण ब्याज है वो 2 साल का कितना है, 12,800। 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है मतलब SI है वो कितना है, 12,800 रुपये है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर दो तो 6400 रुपये आ जाएगा, 6400 रुपये आ जाएगा। और क्या 2 ही साल का यहाँ पर जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज है 14,400 रुपये है। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 14,400 रुपये, पहला साल इधर लिख लिया हमने, दूसरा साल इधर रख लिया। तो देखो ये जो सिंपल इंटरेस्ट 6400 रुपये है, ये तो 6400 दोनों साल में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में भी डिवाइड होता है। और बाकी जो बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना, जो बचेगा 1600 रुपये और बचेगा। जो 1600 दूसरे साल में का ही, ये 1600 रुपये भी दूसरे साल का ब्याज है। दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल का जो 6400 रुपये ब्याज था इस पर भी कुछ ब्याज लगा होगा, जिससे कि 1600 रुपये ब्याज मिला है। ये 1600 क्या है, 6400 का 1/4 ही तो है। ये 1600 6400 का 1/4 ही तो है। 1/4 का मतलब कितना है, 25% है। यानी कि सीधे से कहने का मतलब क्या है कि हमें ब्याज दर मिल गई 25%। अगर ब्याज दर हमारी यहाँ पर 25% हो गई है तो हमने यहाँ पर मूलधन बताना है। अगर ब्याज दर 25% है तो फिर देखो 2 साल में, अब यहाँ पर आप मूलधन निकाल सकते हो, मूलधन P हो गया और दर हमारी कितनी है, 25% है। और समय कितना लग रहा है, 2 साल लग रहा है, और बटे 100 हो जाएगा, और बराबर साधारण ब्याज कितना है, 12,800 रुपये। इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पर 25 से काट देंगे, 2500 का 100 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 12,800 को 2 से आप गुणा कर लो तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24,000, और 8 दूनी 16, यानी कि 25,600 रुपये। 25,600 रुपये हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। चलो इसके बाद में दूसरा हमारा क्वेश्चन है, करा यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। यानी कि ये जो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है उस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। 800 रुपये पहले उसका मूल्य था, उसका मूल्य 720 रुपये कर दिया गया, तो कितना कम किया गया, 80 रुपये कम कर दिया गया। और किस में से ये कम किया गया, 800 में से कम किया गया। अब इसका परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके सॉल्व कर लो इसी को। 80 धाम में यहाँ पर जो है 800 होता है, और 10 से जो है 100 को काटेंगे 10% आ जाएगा। यानी कि ड्रेस के मूल्य में कितना % कमी की गई है, 10% कमी की गई है। तीसरे ऑप्शन में हमें 10% दिया गया है।
इसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 3 व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5:7 दिया गया है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। कह 6 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का योग 87 साल था, तो उनकी वर्तमान आयु देखो 6 साल पहले जो है 3 लोगों की आयु अगर 87 वर्ष की थी, तो आज क्या होगी, पहला भी 6 साल बढ़ जाएगा, दूसरा वाला भी 6 साल बड़ा होगा, तीसरा वाला भी 6 साल बड़ा होगा, मतलब इन तीनों की आयु में कितने की वृद्धि हो जाएगी, कुल 18 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो 6 साल पहले 87 साल के थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 87 + 18 साल के हो जाएंगे। और इसी का मान क्या होगा, 3, 5, 8 और 7 15 और इसको x के बराबर कर दो। इसको हम मान लेते हैं जो 3 था इसकी आयु हम 3x मान लेते हैं, 5 अनुपात वाली की आयु 5x मान लेते हैं, 7 वाली के अनुपात 7x मान लेते हैं। 15x के बराबर कर देंगे, इसको जोड़ोगे यहाँ पर तो 8 7 15 और 8 1 9 1 10, यानी कि 15x बराबर आ जाएगा 105। तो x का मान कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। यहाँ पर तीनों की आयु पूछी गई है, 3 से 7 में गुणा कर देंगे तो 21। तो पहला ऑप्शन तो हुआ नहीं, दूसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, केवल 21 इसी में मिल रहा है। 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी 7 से 3, 5 और 7 में गुणा करवा दो, तो तीसरा ऑप्शन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है। चौथा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है। कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा, यह हमें बताना है। देखो 22 बच्चे हैं, उनका औसत भार 42 किलोग्राम है। अगर 2 बच्चे आते हैं, एक का भार 33 किलोग्राम है, एक का 39 किलोग्राम है। देखो ये तो दोनों 42 से कम है, अगर ये 42 से कम है तो भार क्या होगा, औसत भार कम होगा कुछ। अब कितना कम होगा, देखो ये जो 42 किलोग्राम औसत भार था, 33 किलोग्राम वाला आ रहा है, तो इसके पास भी कितना कम है, 42 औसत होना चाहिए था, तो इसके पास 33 किलो ही ये वजन लेकर के आया, तो इसके पास भी कितना कम है, 9 किलो इसको और चाहिए, यानी कि -9 हो जाएगा। 9 किलो इसके पास कमी है। एक जो 39 वाला है, इसको भी 42 होना चाहिए था, लेकिन इसके पास में कितने की कमी है, -3 किलो। 3 किलो की कमी इसके पास भी, यानी कि टोटल जो है 12 किलो वजन चाहिए इन दोनों को अपना वजन 42 किलो बनाने के लिए। लेकिन अब 12 किलो वजन चाहिए, और विद्यार्थी कितने हो गए, 22 तो पहले थे, 2 और नए जुड़ गए, तो कितने हो गए, 24 बच्चे हो गए। तो -12 यानी कि जो 12 है इसको 24 बच्चों में डिवाइड कर दो, क्योंकि अकेले तो ये इनके पास कम भले इन्हीं के पास है, लेकिन ये 24 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को जो है 24 बच्चों में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 0.5 आएगा। माइनस में आने का मतलब क्या है कि इसको घटाना पड़ेगा, 42 में से हमें 0.5 घटाना पड़ेगा। 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 41.5 किलोग्राम। औसत भार इनका कितना हो जाएगा, इन दोनों के आने से 41.5 किलोग्राम हो जाएगा। चाहो तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, 22 को आप 42 से गुणा कर दो, फिर जो आए उसमें 33 और 39 जोड़ लो, यानी कि ऐसे कर लो, आप 22 को 42 से गुणा कर लो, जो आएगा उसमें 33 और 39 दोनों को जोड़ लो, और फिर पूरे को 24 से भाग कर दो, तब भी हमारा क्या मिल जाएगा, 41.5 मिल जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा इतना ही मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है 5वां नंबर। कह रहा है पृथ्वी के पास जो है नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13, मतलब 10/13 है। उसके बाद में कह रहा है जो सेलिन है, सेलिन के पास में अनुपात क्या है, 7/9 है, 7:9 है। और विक्रम के पास जो है, विक्रम के पास बोला गया इनका जो अनुपात है 5:7 है। तो यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछा गया, हमसे कह रहा है कि किसके पास जो है नाशपाती और आड़ू सबसे अधिक अनुपात में है, तो इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लो इसका। यहाँ पर 10 है तो सबसे पहले 0 बार 100 हो जाएगा, 13 91, 9 बचेगा, तो 9 पर 90, यानी कि यहाँ पर 13 78, तो 0.76, 2 अंक तक निकालेंगे। यहाँ पर 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 7 है, सबसे पहले 0 बार जाएगा, 70 हो जाएगा, फिर तो 9 7 63 और 7 बचेगा, फिर से 9 7 63। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 50 होगा, और सबसे पहले 0 बार, फिर 50 में 7 7 49, फिर 1 बचेगा, तो 10 हो जाएगा, 7 1 के 7। अब सबसे बड़ा कौन सा है, ना तो ये बड़ा है ना तो ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा सेलिन वाला बड़ा है। ठीक है, तो सेलिन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। उसके अंदर अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस आगे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, पीछे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे। 20 में से यहाँ पर आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 12, और 48 में से 12 और घटा देंगे तो आ जाएगा 36, मतलब इधर पूरा बना 36 और भागे 4 तियाँ 12 होता है। अब 36 को 12 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर हमसे बोला गया एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने हैं। देखो जो अंकित मूल्य है यानी कि जो सीपी है, क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है, यानी सीपी अगर जो है कुर्सी का 100 रुपये है तो अंकित मूल्य जो एमपी होगा, मार्क प्राइस जो होगा वो कितना होगा 20% ज़्यादा, यानी कि 120 हो जाएगा। ये हो रहा है। तो कह रहा है अगर जो है कुर्सी 20 रुपये की छूट के बाद जो है 220 रुपये में बेची जाए, छूट किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो अंकित मूल्य 120 रुपये है, 120x में से जो है 20 रुपये कम कर दिया जाए तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना होगा 220 रुपये होगा। इसको अगर सॉल्व करोगे 120x बराबर 20 इधर जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब 240 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा 2 आ जाएगा। x का मान यहाँ से मिलेगा 2 हमें, तो अब यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं। x का मान 2 तो इस 100 का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और देखो 200 का सामान है 220 रुपये में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है 20 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर 200 पर। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करोगे, 20 दहमा 200 और 10 दहमा 100, यानी कि 10% का अभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। 10% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या है। इसके बाद में अगला हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विक्रम जो है एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया, और कह रहा है अगर उसको 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए जो है आवश्यक अंकों से 10 अंक ज़्यादा मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए ये हमें बताना है। देखो जब कभी भी अगर ये ऐसा है इस टाइप वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सीधा सा करना होता है। यहाँ पर कह रहा है 32% नंबर तो इसको मिले थे, ये कितने नंबर से फेल हुआ 15 नंबर से, यानी कि अगर इसको 15 नंबर हम और दे दें, इसके नंबर में 32% में 15 नंबर अगर हम और जोड़ दें तो क्या होगा ये लड़का पास हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि अगर इसको 57%, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर इसको 57% नंबर मिले होते तो क्या होता है इसको जो है जो उत्तीर्ण होने वाला आवश्यक अंक है उससे 10 नंबर ज़्यादा मिलता है, तो इसमें से 10 घटा दो, क्योंकि इसको हम ऐसा पास करेंगे जैसे जो बिल्कुल पासिंग मार्क होता है उतने पर पास करवाएंगे इसको। तो ये दोनों क्या होगा बराबर, क्योंकि इधर भी पासिंग मार्क है इधर भी पासिंग मार्क है। अब यहाँ पर जो है 10 को इधर ले आओगे, 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 57% में से 32% घटा देंगे तो इधर भी बन जाएगा 25%। 25% का मान 25 तो 1% का मान कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए, तो देखो यही तो उत्तीर्ण होने वाला अंक है, जो पहली लाइन में लिखी गई है ये उत्तीर्ण होने वाला ही अंक है। तो कहीं पर भी आप इसका मान रख लो, चाहे आप इधर रखोगे, देखो 57 1% का मान एक तो 57% का मान कितना आएगा 57 आएगा, इसमें से 10 घटा दोगे तो कितना आएगा 47 आ जाएगा। और अगर इधर भी रखते तो 32% का मान 32, इसमें 15 अगर जोड़ते आप, इसमें अगर 15 जोड़ते तब भी तो कितना आता, तभी तो 47 आता। तो 47 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद में अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले उसे जो है 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है 75 दिनों तक काम करता है, और सोनू जो है शेष काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है जो सोनू है काम को 125 दिन में कर पाता है, और मोनू जो है काम को 250 दिन में कर पाता है। मोनू काम को 250 दिन में कर पाता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 125 और 250 का एलसीएम कितना आएगा 250 आ जाएगा। उसके अंदर सोनू की क्षमता निकालने के लिए 250 को 125 से भाग करोगे 2 आएगा, मोनू की क्षमता निकालने के लिए 250 को 250 से भाग करोगे 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में हमसे कह रहा है कि यहाँ पर मोनू जो है अकेले 200 जो है 75, देखो मोनू काम शुरू करता है 75 दिन तक काम करता है। मोनू एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 75 दिन में कितना काम करेगा 75 यूनिट काम कर लेगा। पूरा काम तो हमारे पास जो है 250 यूनिट का है,
इसने जो है 75 यूनिट काम कर लिया है, तो काम बचेगा कितना, 175 यूनिट जो है काम बचेगा। अब इसको कौन करेगा, इसको करेगा सोनू। करा सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो काम बचा है 175 यूनिट, सोनू उसको करेगा तो 2 की क्षमता से करेगा, क्योंकि सोनू की क्षमता है 2। इसको भाग कर देंगे यहाँ पर, 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 सत्ते 14 1 15 2 पंचे 10 मतलब 87.5 दिन लग जाएंगे। बचे हुए काम को जो है सोनू को करने में 87.5 दिन लगेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है, कहा 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे, तो उसका सही औसत क्या है, यह हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को चाहे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो उसका सही नंबर कितना था, 32 था, लेकिन लिखा कितना गया था, 23 लिखा गया था, मतलब कुछ कम लिखा गया था। कितना कम लिखा गया था, तो 7 2 9, इन दोनों को घटा लो, तो 9 नंबर उससे कम लिखे गए थे, ये वाला 9 नंबर और जोड़ दो। लेकिन ये 9 नंबर एक लड़के को अकेले थोड़ी मिलेगा, ये 13 बच्चे हैं तो 13 में डिवाइड होगा, 13 से इसको डिवाइड कर दो 9 को। 9 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले कितना आएगा, 13 से 78। उसके बाद में फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 12 120, तो 13 अट्ठे 13 9 117, 0.69। अभी और कट नहीं रहा, लेकिन हम 2 ही अंक रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही अंक है। तो पहले औसत अंक 130 था, अब ये इसी में जो है 0.69 और जुड़ जाएगा। 130 में अगर हम 0.69 जोड़ेंगे तो 130.69 हो जाएगा, ये आंसर होगा। तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी और इसका क्या तरीका है, दूसरा तरीका 13 को आप 130 से गुणा करो तो हमें योग मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कि 32 के स्थान पर 23 लिखा गया, तो इसमें से पहले 23 आप घटाओगे और फिर 32 जोड़ लोगे। तो इसको अगर सॉल्व करोगे पूरे को, उसके बाद में फिर क्या करोगे, इसको 13 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर देखो फिर से तो वही बन रहा है। इसको अगर आप ऐसे रहने तो यहाँ पर 13 गुणा 130 और माइनस इसको घटा लोगे, यहाँ पर तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये 32 बड़ा है, तो 9 और बट्टे 13 आप 13 को अलग अलग कर लो, तो यहाँ पर 130 बचेगा, यहाँ पर 9 बट्टे 13 बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर वही आएगा, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है इतने को। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे, 2016 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 पंचे 20 और 0 फिर 4 चौक 16, 504 आ गया, प्लस 32 को 6 से गुणा कर दो, 32 छक्का 192 होता है, और माइनस 26 को 3 से गुणा कर दो तो 20 3 60 36 18, मतलब ये 78 आ जाएगा। 504 में 192 जोड़ लो, 4 2 6 9 और 5 1 6, मतलब 696 माइनस 78, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचा, 8 8 में से 7 घटाएंगे 1 और फिर 6, मतलब 618 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 618 दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर करा, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। सबसे पहले करा 10% की हानि पर बेचता है, तो हम सीपी इसका कुछ मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं 100x। 10% की हानि पर बेच रहा है, तो जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। 100x का 10% 10x आएगा, 10x घटा दोगे तो 90x बचेगा। करा अगर उसको 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि अगर अब कंडीशन बता रहा है ये हमें, करा कि अगर वो 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी जो 100x में खरीदा था उसको 70x में खरीदा होता, 30% इसमें से कम कर दो, इतने में खरीदा होता, करा 26 रुपये कम में बेचता, अभी ये बेच रहा है 90x में, अभी कितने में बेचता, 90x में से 26 रुपये कम में बेचता, इतने रुपये में बेचता, तो क्या होता है, इसको 10% का लाभ होता, मतलब जो 70x है इसका 110% होता है ये विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% का लाभ होने का मतलब क्या कि 100% तो क्रय मतलब मूलधन या क्रय मूल्य और 10% लाभ, इन दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 0 काट दो, बाकी को यहाँ पर सॉल्व करो। देखो ये हो जाएगा, 7 को यहाँ पर 110 से गुणा कर लेंगे, या देखो ये वाला 0 भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 11 से 77x बराबर हो जाएगा 90x और माइनस में 26, तो 26 को इधर ले आओ, 77 को इधर लेकर के जाओ, 26 बराबर हो जाएगा 90x माइनस 77x, तो ये बचेगा 13x, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 2। करें वस्तु का क्रय मूल्य 100x है, x का मान 2, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, 100x का मान 200 आएगा।
उसके अंदर अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 35 की घात 29, 35 की घात 29 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो कभी भी अगर कोई भी संख्या है 5 जिसका इकाई अंक है, उसका हम पावर कुछ भी कर लें तो हमेशा वो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। तो 10 से डिवाइड करने के लिए हमेशा आपको जो है जो इकाई अंक है, जो लास्ट का एक अंक है, उसी को 10 से डिवाइड कर देना होता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना 10 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये कट जाएगा, जो लास्ट का एक अंक है वो कट जाएगा, यानी कि वो सीधा सा होना चाहिए 0। अगर 0 नहीं होगा तो जो रहेगा वही शेषफल आ जाएगा। तो 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 ही शेषफल आएगा। तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ये केवल 10 के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी भी संख्या पर मत लगा लेना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है ये हमें को बताना है। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी इससे इस टाइम पे प्रेजेंट में जो है जो चैप्टर वाइज चल रहा है वहाँ पर हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ही पढ़ा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर हो चुके हैं। देखो सीधा कह रहा है 60 मिनट देर होता है इसको, लेकिन 60 मिनट की देरी कब होती है, जब इस जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है, देखो 60 मिनट की देरी से रवाना होती है। सबसे पहले ये 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, लेकिन कह रहा है टाइम पर पहुँचने के लिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है वृद्धि कर लेगा। तो टाइम यहाँ पर क्या है, टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा है। और यहाँ पर जो स्पीड में चेंज कितना कर रहा है, स्पीड यानी कि 60 मिनट को कवर करने के लिए स्पीड में जो है ये स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर क्या करो, इसी में जो है आप 2, 3, 4 से गुणा करते हुए चेक करते हैं। अगर इसमें मान लो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर लेते हैं, या फिर देखो सीधा सा हमें अब यहाँ पर बनाना है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बनाना, तो इसमें हम 5 से गुणा कर लेते हैं। अगर एक में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 घंटे। इधर अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे अगर मान लो जो है, अब इसके बाद में 6 से गुणा कर लेंगे, एक में अगर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 घंटे। अगर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से इतना कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि हमें इधर वैल्यू बराबर करनी है बस। अब देखो अगर मान लो आप यहाँ पर जो है इन दोनों को गुणा करो तो कितना आएगा, 300 ही तो आएगा भाई। ऐसे अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी 300 आएगा। यहाँ से भी हमारा 300 बन रहा है, यहाँ से भी हमारा 300 बन रहा है। हमें यही बनाना होता है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए। और जस्ट ऊपर नीचे के, जैसे यहाँ पर 5 से गुणा हुआ है, यहाँ पर 6 से गुणा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो सामान्य चाल थी वो क्या थी, 50 थी पहले, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल में वृद्धि की गई है ना, वृद्धि की गई। इसका मतलब जो पहले चाल थी वो क्या थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, बाद में जो है 60 हो गई है। पर अब बस की सामान्य चाल कितनी है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पीछे वहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोगों को क्लास देखनी है तो जाकर के देख सकते हैं, चैनल पे जो है सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या इतनी दी गई है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है 4πr²। फार्मूला याद रखो। आर का मान हमें 3.5 दिया गया, इसी में रख लो बस। 4π का मान होता है 22/7 और आर का मान रखेंगे 3.5 और इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 7 से काट देंगे 3.5 को तो यह आ जाएगा 0.5। 0.5 को इस 4 से गुणा कर लो तो ये तो 22 ऐसे रहेगा। 4 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4×5 = 20 यानी कि 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको और गुणा करवा दो, ये हो जाएगा 22 और इंटू 2 से गुणा करवाएंगे तो ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22 7 154 होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है भाई 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है x1, x2 और x3 एक काम को 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले जो है काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, x1 है, x2 है और x3 है। कह रहा ये जो है काम को 90 दिन में कर पाता है, x2 काम को 45 दिन में कर पाता है और x3 जो है काम को 67.5 दिन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा 135/2 दिन आएगा, 135/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो इन तीनों का एलसीएम लेकर के जो है एलसीएम लो 90, 45 और 135। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका,
135 है, 270 बन जाएगा 270। 270 को 90 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 3। 45 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 6। 135/2 से भाग करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 270 और 2 नीचे है यानी 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा 4। अब कह रहा जो है कि x2 जो है तीनों काम शुरू करते हैं, काम तो तीनों शुरू करते हैं यानी कि 3x 3 + 6 + 4 3 6 9 4 13 13 की क्षमता से काम शुरू करते हैं। मान लो काम x दिन तक करते हैं और उसके बाद में फिर या फिर देखो ऐसे काम जो है मान लो पूरा x दिनों में पूरा होना था, तो क्या करता है ये जो है x2 जो है x से जो है 13.5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि 13 की क्षमता से जो है x दिन तक ये तीनों काम करेंगे। या फिर ऐसे समझ लो, देखो ये ऐसे मान लो कि x2 जो है कितना दिन तक काम करता है, अगर इतना दिन पहले काम को छोड़ रहा है तो मान लेते हो x दिन तक जो है काम करता है, उसके बाद में फिर काम छोड़ देता है। तो ये 6 की क्षमता से जो है केवल x दिन तक काम करेगा, बस x दिन तक जो है काम करेगा, उसके बाद में फिर काम को छोड़ देगा। और बाकी जो दोनों हैं जो x1 और x3 हैं वो कितना दिन तक काम करेंगे, वो जो है 3 और 4 7 की क्षमता से जो है इस x दिन तक भी काम करेंगे। x और प्लस जो 13.5 दिन पहले काम छोड़ा उसने उस टाइम में भी काम करेंगे, उस टाइम में भी काम करेंगे, मतलब इतना दिन तक काम करेंगे। पूरा काम जोड़ोगे 270 के बराबर आएगा। इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पर ये बन जाएगा 6x और प्लस यहाँ पर बनेगा 7x और प्लस 7 को 13.5 से गुणा करोगे, 13 × 7 = 91 और 7 × 5 = 35, मतलब 91 और 3 94.5 बराबर 270 आएगा। ये 7 6 यहाँ पर बन जाएगा 13x और बराबर हो जाएगा 270 में से घटा दो 94.5 को, तो मान लो इसको 95 मान लेते हैं। अगर 95 मान लेंगे या फिर देखो 94.5 में अगर 5.5 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 170 ये पहले से है, यानी कि पूरा बन जाएगा 13x बराबर 170 में 5.5 जोड़ेंगे तो 175.5 आएगा। यहाँ से अगर हमको x का मान निकालना है, x बराबर क्या होगा 13 से भाग कर दो इसको, 13 के 13 और 4 17 45, 13 के 39 और 6 बचेगा 13 × 5 = 65, मतलब x का मान कितना गया 13.5। अगर x का मान हमारा 13.5 आ गया है तो यहाँ पर पूछा गया पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ है। देखो पूरा काम खत्म होने वाला दिन ये वाला है, x + 13.5, x का मान भी 13.5 है और जहाँ पर 13.5 और है, कुल कितना दिन हो जाएगा 27 दिन। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 27 दिन, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है, विक्रय मूल्य इतना रुपये है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले दोनों को घटा लो, दोनों को घटाएंगे यहाँ पर तो सबसे पहले 2 आएगा और फिर 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा और यहाँ पर कितना बचेगा फिर 117, यानी 7 में से 7 जाएगा 0 और 11 में से 7 जाएगा तो 4। 4,012 रुपये की छूट मिल रही कितने पर 11,800 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो, इसी को सॉल्व कर लो। 2 0 कट जाएगा, बाकी इसको काट देंगे 2 से तो 2 × 5 = 10 और 11 2 9 18, 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 4 और 0 और फिर 0 2 6 12, मतलब 2006 आ गया बट्टे 59। यहाँ पर कुछ कटेगा है नहीं, तो देखो 9 से अगर 6 को काटेंगे तो 9 × 4 = 36, यानी 4 आना चाहिए इकाई अंक। इकाई अंक 4 केवल तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि 59 को अगर 34 बार काटोगे तो कट जाएगा पूरा, तो 34% हमारा आंसर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद में हमारा अगला जो है 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दो, यह है 443 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना 226 को 2 से भाग कर दोगे तो यह जाएगा 113 और गुणे 5। अब पहले 5 से गुणा करना पड़ेगा, 443 माइनस ये जगह 565। अब घटा लो इसको, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। 562 बड़ा था इसलिए माइनस में आएगा, माइनस में 122, दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमसे बोला गया है, कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है
और 1 रुपये में कितने आम बेचे उसको 30% का लाभ हो। कभी भी ये 1 रुपये वाला क्वेश्चन मिले, ठीक है, 1 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदे, 1 रुपये में कुछ वस्तुएं बेचे, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सीधा क्या करो, 1 रुपये में कितना आम खरीद रहा है 35, तो 1/35 लिख लो। उसके बाद में क्या कर रहा है कि 30% की हानि होनी चाहिए, मतलब कि इसको कितना पैसा मिलेगा 70%, यानी कि इसको पैसा कितना मिलेगा 70%, तो इसी का 70% निकाल लो बस 70%। बस इसी को सॉल्व कर लो, 35 दूना 70 हो जाएगा और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में कटेगा, यानी कि इसका मान क्या आ गया 1/50 आ गया। 1/50 का मतलब क्या कि ऊपर 1 रुपये है, नीचे 50 आम है। 1 रुपये में क्या करेगा 50 आम बेचेगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमेशा जब भी जो है 1 रुपये वाला क्वेश्चन पूछे तो ऐसे करना होता है, ठीक है। चलो अगला, इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर करा एक निश्चित धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में साधारण ब्याज पर यह स्वयं की कितने गुना होगी, ये हमें बताना है। जो करा है, कभी भी अगर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 7 गुना का मतलब क्या है, इसमें जो है 6 रुपये ब्याज होगी और 1 रुपये जो है मूलधन होगा, और ये सिंपल इंटरेस्ट ये ब्याज है, ठीक है। तो ऐसे जब यहाँ पर जो है 10 साल में क्या हो रहा है, 10 साल में ब्याज 6 रुपये मिल रही है। अगर 20 साल में कितना होगा, तो 10 साल में अगर ब्याज 6 रुपये है तो 20 साल में ब्याज कितना मिलेगी 12 रुपये मिलेगी। मूलधन तो 1 रुपये है, तो ये मूलधन तो 1 ही रुपये ही रहेगा, 12 रुपये ब्याज और 1 रुपये और मूलधन, यानी कुल कितना हो जाएगा 13 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये से कितना बनेगा 13 रुपये बनेगा, मतलब कितना गुना होगा 13 गुना, 13 गुना होगा। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ में जो है ये आपका चौथा टेस्ट है, ठीक है, यानी कि चौथा मॉक टेस्ट है जो आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग देखो, जब भी वाला मतलब लेक्चर देखते हो तो प्रयास ये क्या करो कि आप पेन पेपर लेकर के बैठो और क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करो, या मुझसे पहले, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को मतलब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए आप वीडियो को रोक दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में फिर जो है उसका आंसर जो है लिख लो, और फिर आगे जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो वहाँ से मिला लो। ऐसे करते करते जो है जो आपका स्कोर बनता है लास्ट में, ठीक है, वो स्कोर जो है आप लोग कमेंट करके बताया करो कि किसका कितना 20 में से जो है, यानी कि आउट ऑफ 20 कितना कितना जो है नंबर किसका बन रहा है, 20/20 बन रहा है, 18/20, 19/20 या 15/14 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो वो स्कोर जो है एटलीस्ट आप लोग कमेंट किया करो, जिससे कि ये आइडिया लगे हमें जो है कि आप लोगों की पढ़ाई का लेवल इस टाइम पे कैसा चल रहा है, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो। बाकी क्लास आपको 11 बजे डेली मिलती है, ठीक है, तो डेली जो है 11 बजे आप आना मत भूलें, ठीक है, 11 AM पर मॉर्निंग में, ठीक है। चलो तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।